हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और आपके एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट होने वाले हैं और अब समय कम बचा है, इसीलिए इस समय में आप क्या करें, इसमें आप रिवीजन करें, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। मैराथन के माध्यम से अपना सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय का 2018 का प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसमें हम उसमें आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का और कितने घंटे का होता है। तो आपका एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है और जो 25 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और आपको ये सभी क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होता है, अति लघु प्रश्न 1 मार्क्स का होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यक्ष शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए है प्रति, प्रत्यय, प्रत। तो ये गलत है, ठीक है। आंसर इसमें गलत है। प्रत्यक्ष शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं होता है, इसमें प्रत्यय नहीं होता है। जबकि इसमें उपसर्ग क्या होता है? इसमें उपसर्ग होता है प्रति। क्या होता है? इसमें उपसर्ग होता है प्रति, इसमें प्रत्यय नहीं होता है। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कोई नहीं होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। लेकिन जो राजन सीरीज़ है उसमें इसको बताया गया है, प्रत्यय को बताया गया है, जबकि ये गलत है क्योंकि प्रत्यय है ही नहीं। प्रत्यक्ष में कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, तो उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं? लेकिन राजन सीरीज़ में इसको सही बताया गया है। जबकि इसमें उपसर्ग क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप बता सकते हैं उसमें प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे रोहन स्कूल गया, जैसे रोहन स्कूल गया, ठीक है। जब सेंटेंस खत्म हो गया तो उसके बाद हमने किसका प्रयोग किया? पूर्ण विराम का हमने प्रयोग किया। तो कब किया जाता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो अगर एग्जाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आए तो आप उसे विशेषण के माध्यम से, किसके? विशेषण के माध्यम से उसको जांच सकते हैं, यानी कि उसका प्रयोग करके आप इसमें पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मित्र, मेरा मित्र, यानी कि ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। उपहार, मेरा उपहार। इसी प्रकार से अध्याय, मेरा अध्याय। इसी प्रकार से सूचना, मेरा सूचना अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मेरी सूचना होगा। क्या होगा? मेरी सूचना। तो ये कौन सा है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो सूचना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा में क्या है? चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। तो इसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास निहित है? इसमें द्विगु समास निहित है। जबकि अव्यय भाव क्या होता है? अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें संयोजक चिन्ह आता है। जबकि तत्पुरुष समास क्या होते हैं? जिसमें कारक चिन्ह आते हैं, जिसमें
कारक चिन्ह आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौराहा में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कोई खड़ा है। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई, आपको पता है कि कोई कौन है? आप नहीं जानते हैं ना, तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और आपको वो सभी करने होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्या देखेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्वेश्चन देखते हैं। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी सेंटेंस में, जो किसी वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में जो पहले प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि अधि उपसर्ग से हमें 4 शब्द बनाने हैं। तो अधिकार, अधि में हमने क्या जोड़ दिया? कार जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? अधिकार बन गया। क्या बन गया? अधिकार बन गया। इसी प्रकार से अधिकरण, अधिकरण, तो अधिकरण से क्या हो गया? अधिकरण बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अधि में नियम लगाकर क्या बन गया? अधिनियम बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अधि में वेशन लगाकर अधिवेशन बन गया। अधि में पति लगाकर अधिपति बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अधि में शासन लगाकर क्या हो गया? अधिशासन का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये क्या है? अधि क्या है? एक उपसर्ग शब्द है जो किसी वाक्य में उसमें उसके पूर्व लगाया जाता है। पूर्व यानी कि पहले लगाया जाता है। जैसे कि अधि में कार जोड़ दिया, अधिकार हो गया। अधि में करण जोड़ गया, अधिकरण हो गया। अधि में नियम जोड़ दिया, अधिनियम हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो आंसर देख लेते हैं। क्रिया विशेषण की हम परिभाषा को देखेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है हमारा, खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। तो इसमें जो दौड़ता है, ठीक है, दौड़ना क्या है? दौड़ना क्या है? ये एक क्रिया शब्द है। क्या है? क्रिया शब्द है। और तेज क्या है? तेज इसकी विशेषता को बता रहा है। क्या है? इसकी विशेषता को बता रहा है। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं। किसकी? क्रिया की विशेषता। यानी कि दौड़ना क्या है? एक क्रिया शब्द है, उसकी विशेषता क्या बता रहा है? तेज दौड़ता है। खरगोश कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने परीक्षा अच्छी तरह से की। उसने परीक्षा अच्छी तरह से की। तो उसने परीक्षा कैसे की? अच्छी तरह से की। कैसे की? अच्छी तरह से की। तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें? हमने देखा क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो आंसर देखते हैं। विदुषी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? विदुषी को विद्वान भी कहते हैं पुल्लिंग शब्द में, और विदूषक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदूषक भी कहते हैं। तो इसको 2 नाम से जानते हैं। विदुषी के पुल्लिंग शब्द को विद्वान भी कहते हैं और विदूषक भी कहते हैं। अगर ऑप्शन में विद्वान है तो आप विद्वान लगाएं, और विदूषक आए तो आप विदूषक लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा, तपस्विनी पुल्लिंग शब्द है। तपस्विनी का पुल्लिंग शब्द क्या है? तपस्वी। क्या है? तपस्वी। तपस्वी क्या है? पुल्लिंग शब्द है तपस्विनी का। किसका? तपस्विनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो प्रिया है, बुद्धिमान है, श्रीमती, उत्सव। तो इसके हमें क्या करना है? इसके हमें शुद्ध रूप लिखने हैं। तो प्रिया का क्या हो जाएगा? प्रिया। बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमान।
श्रीमती का हो जाएगा श्रीमती, उत्सव का हो जाएगा उत्सव। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे शुद्ध रूप हो गए। एग्जाम में शुद्ध रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष अथवा दशा का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण दोष या दशा का पता चलता है, यानी कि बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो इनकी पहचान हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा के क्या उदाहरण होते हैं, जैसे बचपन हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से बुढ़ापा है, क्रोध है, हंसी है, खुशी है, जब हम हंसी है, ईमानदारी है, मोटापा है, तो ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन थी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण दोष अथवा उनकी दशा का पता चले तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अभी उपसर्ग लगाकर 4 शब्द लिखिए। अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्दों को लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा, अभी उपसर्ग जोड़कर 4 शब्दों के निर्माण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया है कि उपसर्ग क्या होता है। मैंने आपको ऊपर बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द या वाक्य के पहले प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभी क्या है, एक उपसर्ग शब्द है, और अभी में नव को लगाकर क्या निर्माण किया गया, अभिनव का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, अभी में शाप का प्रयोग कर कर क्या बन गया, ये बन गया अभिशाप। इसी प्रकार से अभी में इष्ट का प्रयोग करके अभिष्ट बन गया। ठीक है, अभी में मान का प्रयोग करके अभिमान हो गया। ठीक है, अभी में शेख का प्रयोग करके अभिषेक हो गया। इसी प्रकार से अभी में अर्थी का प्रयोग करके क्या हो गया, इसका निर्माण हो गया अभ्यर्थी का। किसका, अभ्यर्थी का निर्माण हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा अभी उपसर्ग से जोड़कर कुछ शब्दों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। क्या देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं, किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। ये पेपर जो है वो हमारा 2018 का पेपर है, और इसी के अनुसार ही आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है इसी के अनुसार ही बनाया जाएगा। तो आप इसके माध्यम से आप प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि उन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर करें, और समय कम बचा है तो आप जल्द से जल्द अब रिवीजन ही करें, आप कुछ नया नहीं पढ़ें। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमने क्या था, क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, समास विग्रह किसे कहते हैं, किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या है, संक्षेपीकरण, यानी कि उसको किसी बड़े वाक्य को संक्षेप में लिखना, किसी बड़े वाक्य को एक संक्षेप में लिखना। किसमें, संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन शब्द या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गंगा जल का विग्रह होगा। जैसे गंगा जल का हम विग्रह करने पर क्या होगा, गंगा का जल। क्या होगा, गंगा का जल। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन्हीं 3 समास के नाम तथा उनके उदाहरण को लिखिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इनके समास देखेंगे, 3 समास को देखेंगे और उनके उदाहरणों को देखेंगे। तो पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की क्या पहचान होती है, इसमें जो पूर्व पद होता है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद
प्रधान होता है, ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है और इसकी पहचान होती है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो पहला उदाहरण है यथाशक्ति। पहला उदाहरण क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। क्या होता है इसका अर्थ? शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से नेक्स्ट है प्रतिदिन। प्रतिदिन में किसका प्रयोग किया गया है? प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया जाए वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन जिसका अर्थ होता है दिन दिन, जिसका अर्थ क्या होता है? दिन दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुरूप। नेक्स्ट क्या है? अनुरूप। तो अनु क्या है? अनु एक उपसर्ग शब्द है। तो अनुरूप का अर्थ होता है रूप के योग्य। क्या अर्थ होता है? रूप के योग्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वे होते हैं जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मन चाहा। मन चाहा, तो मन से चाहा, इसका क्या होगा? इसका अर्थ होगा मन से चाहा। तो इसमें से क्या होगा? से कौन सा कारक होगा? करण। कौन सा कारक होगा? इसमें करण कारक होगा। मन से चाहा, किससे? मन चाहा, यानी कि मन से चाहा। तो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि मन से चाहा। क्या होगा? मन से चाहा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर। नेक्स्ट हमारा क्या है? रसोई घर। रसोई घर का अर्थ क्या है? रसोई घर का अर्थ है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा संप्रदान समास। क्या होगा? इसमें संप्रदान समास निहित होगा। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। रसाई क्या होगा? रसोई को घर या रसोई के लिए घर, यानी कि संप्रदान कारक इसमें निहित होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट लास्ट है हमारा इसका उदाहरण गंगा जल। क्या है? गंगा जल। तो इसमें क्या किसका प्रयोग किया गया? इसमें काकी के रारी रे का प्रयोग किया गया। जैसे कि किसी शब्द या किसी वाक्य को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? काकी के का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कौन सा समास निहित होगा? इसमें होगा अधिकरण समास निहित होगा। तो यानी कि गंगा का जल क्या होगा? गंगा जल। गंगा का जल क्या होगा? गंगा जल। अगर आपने मेरी क्लासेस को नहीं देखा है, मैंने सभी क्लासेस पूरे सीक्वेंस में मैंने हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हिंदी की फ्री प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें हमने टारगेट फ्री बैच को पढ़ाया है। उसमें हमने हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कराया है। आप उसके माध्यम से समास को समझ सकते हैं। मैंने उसमें समास को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, प्लस उसको समझाया भी है। तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। ये हमारा पेपर है, ठीक है, ये हमारा 2018 का पेपर है, इसीलिए हम पेपर के अनुसार ही इसमें पढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन का समय है। ठीक है, रिवीजन का मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम रिवीजन कर ले इसलिए इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही डीप पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर उसमें टारगेट फ्री बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप उसके माध्यम से हिंदी की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट की भी सभी क्लासेस पढ़ी हैं, आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। ये सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की गई हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लासेस अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते रहें। ठीक है, तो ये क्या, अब हम देखेंगे बहुब्रीहि समास को। किसको देखेंगे? बहुब्रीहि समास को। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद, कोई विशेष पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए नीलकंठ। उदाहरण के लिए नीलकंठ, इसका अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति इसमें क्या हो? प्रधान हो, यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद अप्रधान हो जबकि इसमें तीसरा पद प्रधान हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो इसको क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रमौली।
क्या है? चंद्रमौली। चंद्र है सर पर जिसके, चंद्र है सर पर जिसके, अर्थात शंकर, अर्थात शंकर। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा चक्रपाणी। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा चक्रपाणी। चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, चक्र है पाणी यानी कि हाथ में है जिसके, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भूतकाल और भविष्य काल में उदाहरण सहित अंतर बताइए। ठीक है, भूतकाल और भविष्य काल के हमें क्या बताना है, इसमें अंतर को स्पष्ट करना है। आप देख सकते हैं आज हम क्या देख रहे हैं, 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। भूतकाल, भूतकाल की डेफिनेशन क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से अतीत में कार्य के, अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं हम कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से अतीत में पूर्ण होने का बोध हो, अतीत में किसी कार्य को पूर्ण होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रिया विद्यालय से चली गई, प्रिया विद्यालय से चली गई, अर्थात इस वाक्य में चली गई, इस वाक्य में जो चली गई है वो भूतकालिक क्रिया है। वो क्या है? भूतकालिक क्रिया है। इससे ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि विद्यालय में, होता है कि विद्यालय से जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है, अर्थात इसमें भूतकाल निहित है, अर्थात इसमें भूतकाल निहित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा भविष्यकाल। क्या है? नेक्स्ट है हमारा भविष्यकाल। तो क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा। क्या होगा? आने वाले समय में पूरा होगा, अर्थात जब हम अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हम एक जॉब लेंगे, ठीक है, हम इतनी पढ़ाई करेंगे, भविष्य में हम इंस्पेक्टर बनेंगे या फिर एक टीचर बनेंगे, तो क्या है ये हम क्या कर रहे हैं? हम भविष्य के अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें हम अपने बारे में सोच रहे हैं, यानी कि भविष्य काल के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम इंस्पेक्टर बनेंगे या फिर हम पुलिस ऑफिसर बनेंगे या फिर हम टीचर बनेंगे। तो ये क्या है? ये क्या हो गया? ये हम भविष्य काल के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में पूरा होगा, यानी कि आने वाले समय में हम ये करेंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में पूरा होगा तो उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कल जयपुर से मेरा भाई आएगा, कल जयपुर से मेरा भाई आएगा, यानी कि कल, आने वाला कल। ठीक है, भविष्यकाल क्या होता है? भविष्यकाल वह होता है जो आने वाला कल होता है, जबकि भूतकाल क्या होता है? जो गुजर चुका है, जो गुजर चुका है उसको क्या कहते हैं? उसको भूतकाल कहते हैं। कि भविष्य, जबकि भविष्यकाल क्या होता है? जो आने वाला होता है। ठीक है, तो क्या है? उदाहरण क्या है? जैसे कल जयपुर से मेरा भाई आएगा। उदाहरण क्या है? कल जयपुर से मेरा भाई आएगा। इस वाक्य में जो आएगा है, इस वाक्य में जो आएगा शब्द है वो भविष्यकाल की क्रिया है। क्या है? भविष्यकाल की क्रिया है। इससे ये ज्ञात होता है कि वह कल, यानी कि कल जो आ रहा है उस पर आने वाला है, उस पर आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम सर्वनाम की डेफिनेशन को देखेंगे प्लस उसके उदाहरण को देखेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताएं। वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताएं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन को भी हम देख लेते हैं कि कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे हम है, तुम है, मैं, वह, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को। तो ये क्या है?
ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा राम स्कूल। उदाहरण होगा राम स्कूल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? हमने यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि राम स्कूल जाता है, वह डेली यानी कि वह प्रातःकाल उठकर स्नान करके स्कूल जाता है। क्या करता है? वह प्रातःकाल खाना खा के जाता है या फिर भोजन करके जाता है, या प्रातःकाल वो नियमित रूप से स्कूल जाता है। तो क्या होगा? उसमें वह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में उच्चारण संबंधित यानी कि उच्चारण संबंधित सुधार के लिए 2 उपाय को लिखिए। तो आंसर देख लेते हैं, छात्रों के उच्चारण सुधार के उपाय। तो पहला हमारा उपाय है कि बच्चों के भाव के अनुसार, जैसे उनके भाव हैं, ठीक है, जैसे उनके भाव हैं उन्हीं के अनुसार उनसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, बच्चों से क्या करना चाहिए? उनके भावों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट उपाय क्या है? नेक्स्ट उपाय है कि बच्चों को पढ़ने व बोलने का निरंतर अभ्यास कराना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे? उसके उच्चारण में क्या हो? सुधार आए। अगर कोई बच्चा बार बार किसी भी शब्द या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ेगा तो उससे क्या होगा? वो निरंतर उसका प्रयास करके उसमें निपुण हो जाएगा। क्या होगा? उसमें निपुण हो जाएगा। अभ्यास करने से क्या होता है? अभ्यास करने से हमारी कमियां जो होती हैं वो दूर होती हैं। क्या होती हैं? दूर होती हैं। तो छात्रों को क्या करना? उच्चारण संबंधी छात्रों को उच्चारण संबंधी सुधार के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को उनके भावों के अनुसार ही उनके भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए? बच्चों को पढ़ने व लिखने के लिए उनका बार बार अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, पढ़ने और बोलने का बार बार अभ्यास कराना चाहिए, जिससे कि उनका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? चिन्ह भी दर्शाइए। चिन्ह भी दर्शाइए। तो आंसर देख लेते हैं। विराम चिन्ह मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। अब हम इसके चिन्ह देखेंगे और इनके नाम को देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा अल्प विराम। पहला है हमारा, ठीक है, तो पहला है हमारा अल्प विराम। पहला है हमारा अल्प विराम, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। ठीक है, तो अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम। नेक्स्ट हमारा क्या है? अर्ध विराम। किसी सेंटेंस को लिखने पर हम बीच में इसका प्रयोग करने के बाद हम क्या करते हैं? इसलिए, क्योंकि, परंतु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पूर्ण विराम। जो शब्द किसी वाक्य के बाद में प्रयोग हो, यानी कि अंत में प्रयोग हो, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य या जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट हमारा क्या है? 5वां है विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसे शब्द जिसमें हाय, अरे, ठीक है, विस्मयादि बोधक यानी कि कभी हर्ष का या फिर दुख का बोध हो तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? उनमें विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6। नेक्स्ट हमारा 6 है एक हरा अवतरण चिन्ह। क्या है? एक हरा अवतरण चिन्ह। क्या है? एक हरा अवतरण चिन्ह, जिसमें एक, ठीक है, इसमें एक का प्रयोग किया जाए, जिसमें एक इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है दोहरा अवतरण चिन्ह, जिसमें 2 इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाए। जिसमें 2 इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाए उसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8वां है निदेशक चिन्ह। क्या है? निदेशक चिन्ह। किसी भी वाक्य को शुरू करने पर किसका प्रयोग करते हैं? निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि परिभाषा में किसका प्रयोग किया? निर्देश दिया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम परिभाषा का वर्णन कर रहे हैं, तो किसका? निदेशक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा 9वां है हमारा संयोजक चिन्ह। क्या है? संयोजक चिन्ह। ठीक है, यानी कि डैश,
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डैश। 10 नंबर है हमारा लोप निदेशक चिन्ह। क्या है? लोप निदेशक चिन्ह। ठीक है। इसी प्रकार से 11वां नंबर है हमारा हंस पद। हंस पद क्या होता है? जब किसी हम वाक्य को लिख रहे हैं, ठीक है, किसी कहानी को लिख रहे हैं, उसमें क्या होता है, बीच में कोई चीज़ छूट जाए, जैसे कि मेरा नाम ठीक है, मेरा नाम अंजलि है। ठीक है, मेरा नाम अंजलि है, तो मेरा नाम अंजलि है। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम भूल गए, यहाँ पर हम नाम लिखना, तो यहाँ पर हंस पद का प्रयोग करके हम नाम को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हंस पद। क्या कहते हैं? हंस पद। नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। इसे कुछ इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। इसमें हम क्या जानेंगे? इसमें हम मौन वाचन को जानेंगे। इसकी भी मैंने आपको विस्तृत क्लास कराई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप मौन वाचन को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। उससे मैंने आपको ससुर वाचन और मौन वाचन को विस्तार पूर्वक बताया है कि ससुर वाचन क्या होते हैं, पहले बताया है कि वाचन क्या होता है, वाचन के प्रकार, ससुर वाचन और मौन वाचन, इनकी डेफिनेशन और इनको विस्तार पूर्वक मैंने आपको क्लास में समझाया है। आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा, मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं से ही स्पष्ट होता है। किससे? स्वयं से ही स्पष्ट होता है। मौन का अर्थ होता है, मौन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए। कैसे? बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी की आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना हो। यानी कि क्या होगा? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बिना ध्वनि किए किसी भी पाठ को इस प्रकार से पढ़ना कि उसकी धवा तो ठीक है, किसी पाठ को इस प्रकार से पढ़ना कि उसकी आवाज़ या ध्वनि किसी दूसरे व्यक्ति को पता ही ना चले, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मौन वाचन कहते हैं। ठीक है, ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं क्या पढ़ा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे मौन वाचन कहते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि मौन वाचन से अभिप्राय स्वयं से स्पष्ट होता है। मौन वाचन का अर्थ होता है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ये ज्ञात ना हो सके कि कहीं क्या पढ़ा जा रहा है, अर्थात इसे क्या कहते हैं? इसे मौन वाचन कहते हैं। यह स्वसुर वाचन से उल्टा होता है। यह क्या होता है? यह स्वसुर वाचन से उल्टा होता है, अर्थात स्वसुर वाचन क्या होता है? जिसमें तेज से बोल बोल के क्या किया जाए? उच्चारण किया जाए, तो उससे क्या कहते हैं? स्वसुर वाचन कहते हैं। जबकि मौन वाचन उसे कहते हैं जो बिना ध्वनि के उच्चारण किया जाए, उसे मौन वाचन कहते हैं। अब हम इसका महत्व को देखेंगे कि इसका महत्व क्या होता है। मौन वाचन की आवश्यकता हमें 2 या 3 दृष्टियों से हो सकती है। ये दृष्टियां निम्न प्रकार हैं। पहला है हमारा, मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन स्वगति से कर सकता है। मौन वाचन में प्रत्येक छात्र कोई भी पठितांश है उसको अपनी स्वगति यानी कि अपने अनुसार या फिर गति को बढ़ाकर या धीमी करके जैसे भी पढ़ना चाहे उस प्रकार से उस वाचन को कर सकता है। यानी कि स्वगति यानी कि स्वयं से जिस गति में उसको पढ़ना चाहे उस गति में उसको पढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या वाक्यांश छात्र को समझ नहीं आ रहा है तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय तक मतलब इतने समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न करना चाहिए। छात्र कर सकते हैं जब तक कि उसे उस वाक्य या वाक्यांश को समझ ना पाए। ठीक है, उसकी समझ ना आ जाए। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है हमारा, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या वाक्यांश छात्र की समझ में ना आए तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, छात्र कर सकते हैं जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश उसको समझ में ना आ जाए। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि पाठ्यक्रम या कोई भी वाक्य या वाक्यांश है उसको छात्र अगर समझ में उसे नहीं आ रहा है तो उसका बार बार
उसका प्रयोग करके, यानी कि उसको बार बार से पढ़कर, उसको बार बार पढ़कर समझने का छात्र को प्रयत्न कर सकते हैं, जब तक कि वो समझ में ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन का अभ्यास जरूरी है। अवकाश के क्षणों में, जब आपकी छुट्टियां होती हैं, ठीक है, जब आपकी छुट्टियां होती हैं तो अवकाश के क्षणों में भी मौन वाचन को आप आसानी से किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है, इसका अभ्यास जरूरी है। इसके अभ्यास से इसके बहुत सारे लाभ होते हैं कि आप कहीं भी भीड़ भाड़ में भी मौन वाचन को कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप कहीं भी भीड़ भाड़ में भी, कहीं आप जा रहे हैं या फिर किसी के ग्रुप में बैठे हैं और आप वहाँ पर मौन वाचन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वो है। ठीक है, आप मौन वाचन को बहुत ही ज़्यादा आसानी से वहाँ कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। आज की क्लास में हमने देखा 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्लास आपकी रिवीजन की क्लास है और ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, ऐसे ही अब हम रिवीजन करेंगे क्योंकि समय जो है वो कम बचा है और अभी जो समय बचा है वो बस रिवीजन का ही समय है। अब हम कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ें तो ज़्यादा सही है। जो हमने पढ़ा है उसी का ही रिवीजन करें। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।